नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अनुभव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, जिसमें से पहला है हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा, दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, और तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमी कंसर्न कि कैसे धीरे धीरे दुनिया की इकोनॉमी मंदी की तरफ बढ़ रही है और वर्ल्ड बैंक का डेटा इस पे क्या कहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई और यह मोदी की मॉस्को यात्रा के ठीक एक महीने बाद की घटना है। यानी कि एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया भी जा चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके गले लगने की फोटो बहुत वायरल थी और सारे बेस्ट की मीडिया ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। शुक्रवार को यात्रा के दौरान मोदी ने यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता का वादा किया, जबकि भारत की स्थिति को दोहराया कि संघर्ष को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि उन्होंने शांति के संदेश के साथ यूक्रेन का दौरा किया। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की आलोचना के बावजूद भारत ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद रूस का साथ भी दिया था। आपने देखा होगा न्यूज में कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारत उर्वरक और पेट्रोलियम खरीद रहा था, जबकि पूरी दुनिया ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे। जुलाई में मोदी की रूस की यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक के दौरान भी मोदी ने मॉस्को द्वारा यूक्रेनी बच्चों के अस्पताल पर घातक हमले के बारे में सावधानीपूर्वक शब्दों में टिप्पणी भी की थी। उस समय मोदी ने कहा था, जब निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं तो दिल दुखता है और वह दर्द बहुत भयानक होता है। कीव पहुंचने से पहले मोदी ने कहा कि वह चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि यह यात्रा भारत के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है, यानी कि एक महीने पहले रूस गए थे तो अभी यूक्रेन चले जाओ, जिससे इंडिया बेस्ट की नज़र में भी ठीक ठाक बना रहे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में बातें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। पर्दे के पीछे कुछ और होता है और सामने दिखाई कुछ और देता है। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 40% से अधिक तेल और 60% से अधिक हथियार रूस से खरीदता है। इसके साथ साथ कोयला, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स और बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं यानी प्रीसियस मेटल्स भी बड़े पैमाने पर रूस से भारत खरीदता है। यूक्रेन पर हमले के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर सैंक्शन लगाना और उसको नकारा जाना भारत के पक्ष में काम कर रहा है और यह मॉस्को को भी करीबी संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही नई दिल्ली को इस बात की भी चिंता है कि मॉस्को को अलग थलग करने से रूस चीन के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, जो एशिया में भारत का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी है। यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले भारत के लगभग 19,000 छात्र यूक्रेन में रजिस्टर्ड थे, अलग अलग कोर्सेज में, जिसमें से मेन एमबीबीएस था। फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद भारत, यूक्रेन और पोलैंड ने मिलकर उनमें से अधिकांश बच्चों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था, जो आपने न्यूज में देखा होगा। एक ये रीजन भी है यूक्रेन जाने का कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और जल्दी से जल्दी उनकी लाइफ को नॉर्मल किया जा सके। हालांकि दुनिया के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को पॉजिटिव साइड की तरह देखा है और एक कयास लगाया है कि शायद इस साल के अंत तक, यानी अमेरिका के चुनावों के बाद, रसिया और यूक्रेन का वॉर खत्म भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, कॉमन इंटरेस्ट आर द ड्राइविंग फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। चूंकि चीन के साथ रूस के जुड़ाव से भारत और रूस के संबंधों पर कोई परमानेंट असर नहीं पड़ता है, जबकि दोनों वामपंथी कंट्रियां हैं, तो भारत का यूक्रेन के साथ जुड़ाव से भारत का रसिया के साथ संबंध पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा ऐसे कानूनों के समूह के रूप में की गई है जो सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन यानी कि विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मौजूदा विविध व्यक्तिगत कानूनों को बदलना है जो धार्मिक संबद्धता के आधार पर भिन्न है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अलग अलग धर्मों से संबंध रखने के कारण
पर्सनल लॉज कैसे डिफर करते हैं। भारत में महिलाओं के उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार उनके धर्म के आधार पर भिन्न होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों की तरह उनके माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों। और महिलाओं को पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा पाने का हक है, जो बच्चों की मौजूदगी के आधार पर 1/8 या 1/4 होता है। हालांकि बेटियों का हिस्सा बेटों के हिस्सों का आधा है। ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी के आधार पर पहले से तय हिस्सा मिलता है। पारसी विधवाओं को अपने बच्चों के बराबर हिस्सा मिलता है, जिसमें बच्चे का आधा हिस्सा मृतक बच्चे के माता पिता को भी मिलता है अगर वो जिंदा हैं। अब बात कर लेते हैं भारत संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए क्या क्या प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से एक में कहा गया है, राज्य को भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है, निर्देशक सिद्धांत सरकारी नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगर इसके बहुत गहराई में जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मोटा मोटा समझा जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आप बदल नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनको बाद में सरकारें बदल सकती हैं। अब इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है यानी डिजायरेबल है, लेकिन संविधान सभा में महत्वपूर्ण विभाजन के बाद उन्होंने इसे फिलहाल स्वैच्छिक बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। यह पूरी तरह संभव है कि भविष्य की संसद एक प्रावधान करे। यह संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि वे इसके लिए बाध्य होने के लिए तैयार हैं, ताकि प्रारंभिक चरण में संहिता का अनुप्रयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक हो सके, ताकि मेरे मित्रों ने जो आशंका व्यक्त की है वह पूरी तरह से निरर्थक हो जाए। ये अंबेडकर ने संविधान सभा में जवाब देते हुए कहा। इस प्रकार बाद में संविधान सभा ने इस खंड को मौलिक अधिकार रखने के बजाय यानी फंडामेंटल राइट्स के रखने के बजाय नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में सहमत व्यक्त की। क्या भारत में पहले से ही सिविल मामलों में समान संहिता नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय कानून ज्यादातर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, माल की बिक्री अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भागीदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है ग्लोबल इकोनॉमी कंसर्न। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के करीब पहुंच चुकी है। इस साल विश्व अर्थव्यवस्था सिर्फ 1.7 के रेट से बढ़ेगी, जो इसके द्वारा पूर्वानुमानित 3% के रेट से बहुत कम है। रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और महामारी के प्रभाव से उपजे कई कारकों को दोषी ठहराया गया है। 1.7 की वृद्धि दर 1991 के बाद से सबसे कम होगी, अगर 2009 की आर्थिक मंदी और 2020 का कोविड संकट छोड़ दिया जाए। विश्व बैंक ने कहा, अमेरिका, यूरोजोन और चीन आर्थिक विकास के लिए दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली हिस्से हैं और सभी स्पष्ट रूप से कमजोरी के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संघर्ष का मुख्य कारण हायर इन्फ्लेशन रेट है। पिछले साल वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण फसल की आपूर्ति पूरी नहीं की जा सकी। यूरोपीय आयोग के अनुसार यूक्रेन विश्व गेहूं बाजार का लगभग 10%, मक्का बाजार का 15% और ज्वार बाजरा बाजार का 13% हिस्सा रखता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल मार्केट के विश्व व्यापार के 50% से अधिक हिस्से यूक्रेन से आते हैं। साथ ही पश्चिमी देशों ने रसिया से फॉसिल फ्यूल और गैस खरीदना बंद कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा यूरोप की इकोनॉमी में मंदी देखी गई, मूलतः यूरोप में भी जर्मनी में। अब जानते हैं
5 सबसे मेजर रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का। तो इसमें पहला है राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी युद्ध के हालात। पूरे दुनिया में जगह जगह युद्ध के हालात बने हुए हैं या युद्ध चल रहे हैं, जिनमें से मेन है रूस और यूक्रेन। इससे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध चल रहा था, और साथ ही साथ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच होता हुआ युद्ध, जिसमें अब ईरान भी शामिल हो रहा है। अगला है चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन, क्योंकि चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और ग्लोबल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा चाइना द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तीसरा है सर्जिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, जिसका मेन कारण है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट में जो उछाल आया है। चौथा है ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, यानी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। युद्ध के कारण जैसे रसिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारी चीजों को खरीदने से पाबंदी लगा दी है, या बहुत सारे देश उनको सामान नहीं बेच सकते हैं। और अंतिम है क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। अब इसका क्या योगदान है, इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन ने कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन किया, इसको समझने के लिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है पनामा कैनाल में सूखे की वजह, जिसकी वजह से पनामा कैनाल में जल स्तर की कमी हो जाती है और कैनाल से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी हो जाती है। अब पनामा कैनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पनामा कैनाल, जानकारी के लिए बता दूं, एक आर्टिफिशियल जलमार्ग है जिसे अमेरिका ने बनाया था, और शुरुआती दिनों में इसका मेंटेनेंस और टोल टैक्स ये सब अमेरिका वसूलता था। अभी पनामा सरकार इसको मैनेज करती है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तटरेखा से तटरेखा इस पनामा नहर की लंबाई लगभग 40 मील यानी 65 किलोमीटर है, और अटलांटिक, विशेष रूप से कैरेबियन सागर के गहरे पानी से प्रशांत के गहरे पानी तक लगभग 50 मील यानी 82 किलोमीटर है। सिर्फ फिजिकल ईयर 2022 में लगभग 14,200 पानी के जहाज पनामा कैनाल से गुजरे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मीट्रिक टन का व्यापार पनामा कैनाल के थ्रू ही हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए पनामा नहर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार नहर के 66% माल यातायात की यात्रा अमेरिकी बंदरगाह से शुरू होते हैं, यानी कि 66% जो व्यापार इस मार्ग से हो रहा है वो अमेरिका का हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो चीन का है, जो 13% है। यानी कि दुनिया की पहली और दूसरी इकोनॉमी मिलकर लगभग 79% जो व्यापार करती हैं वो पनामा नहर से करती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस इस मामले में बहुत बढ़ जाता है। अगर इस नहर के व्यापार मार्ग पर कोई असर पड़ता है तो चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये दुनिया की दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इनकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।